तो ये जो आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे ना, ये सारे प्रश्न वही हैं जो दिसंबर 2019 में आपके सीटेट के सेकंड पेपर में आए थे। लेकिन रुको, बात सुनो, अगर आप किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं और आप प्रीवियस पेपर नहीं देख रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इतनी बड़ी गलती ये समझ के चलो कि आपको पेपर पहले ही पूरा बता दिया जा रहा है कि ये आएगा, फिर भी आप उस चीज़ को देख नहीं रहे हैं। तो भाई प्रीवियस पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप सिर्फ प्रीवियस पेपर देखते हैं तो आप सीटेट 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। प्रीवियस पेपर से इतना ज़्यादा क्वेश्चन पेपर फंसता है। तो यहाँ पर जो मैं एक्सप्लेन करूँगा ना, क्वेश्चन लगभग 20 होंगे, लेकिन मैं 20 क्वेश्चन से आपको कम से कम नहीं तो 100 क्वेश्चन की जानकारी दे दूंगा। बस आपको लास्ट तक बने रहना है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है, लास्ट तक बने रहो। हो सकता है कहीं कहीं आपको मेरे वीडियो में बिल्कुल आनंद ना आए कि किस तरह से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको जो जानकारी मिलेगी ना, सब मेरे शब्द आपके कानों तक पहुंचेंगे, बस वही काफ़ी है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही कथन बताना है। तो लिखा हुआ है पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनती है। तो ये पश्मीना शाल के बारे में टेस्ट सीटेट में इतनी बार पूछा गया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप डिटेल में पढ़ लें। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। दूसरा है, अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, की ऊँट की ऊन कारपेट बनाने के उपयोग आती है। तो ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। पश्मीना जो होती है वो हमें बकरी से मिलती है, ना कि खरगोश से। ठीक है, तो बता दें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। देखो, जो पश्मीना है, ये कश्मीर में जो कश्मीरी बकरियां हैं ना, उनसे पश्मीना हमें प्राप्त होती है। ठीक है, जो पश्मीना हमें प्राप्त होती है, पश्मीना, ठीक है, पर इसकी शाल बनाई जाती है और ये कश्मीर की बकरियों से प्राप्त होती है, क्योंकि वो वहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। तो जो बकरियाँ होती हैं उनकी खाल, जो बाल होते हैं ना, वो टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा वैसे हो जाते हैं उस जगह पर रहते हुए। तो ये कश्मीर की है। ठीक है, यहाँ और कारपेट दरी की बात करें तो ये ऊन से, मतलब ऊँट के ऊन से प्राप्त होती हैं। जो इसका जो मुख्य व्यवसाय का स्थान है वो है राजस्थान। तो जो ये हमारा ऊँट से जो प्राप्त होती है, ऊँट के बालों से जो कारपेट बनती है ना, वो हमारी जो मुख्य रूप से कहाँ इसका व्यवसाय होता है, राजस्थान के बीकानेर शहर में। ठीक है, तथा अफगानिस्तान में भी थोड़ा बहुत होता है। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। और यहाँ से जो कुछ बन सकता है, अंगोरा की होता है, तो अंगोरा एक प्रकार की खरगोश की प्रजाति है। ठीक है, वहाँ से हमें इसकी खाल प्राप्त होती है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं। क्या क्या बता दिया है? पश्मीना जो शाल है ये बकरी के बालों से बनाई जाती है, और बकरियाँ कहाँ के लिए फेमस है, तो कश्मीर के लिए। उसके बाद अंगोरा एक प्रकार का खरगोश होता है। ठीक है, खरगोश की एक प्रजाति है, उससे हमें उस खरगोश की ऊन प्राप्त होती है। उसके बाद ऊँट, ऊँट की जो ऊँट के बाल होते हैं उससे कारपेट बनाया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य व्यवसाय कहाँ होता है, राजस्थान के बीकानेर में और अफगानिस्तान में। तो ये आपके काफ़ी ज़्यादा यहाँ से आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इससे आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अगला है, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। लंबा मेरुदंड मतलब रीढ़, बहुत सी मांसपेशियाँ, आगे को ढकलने के लिए शरीर में बलय, ठीक, बलय में मुड़ना। तो भाई आप इतनी चीज़ों से समझ गए होंगे कि यहाँ किसकी बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, ये बात हो रही है सर्प की। ठीक है, इसकी रीढ़ की जो हड्डी होती है वो लंबी होती है। ठीक है, और अनेक मांसपेशियों का शरीर बना होता है। यही था, छोटे छोटे बलों में होता है। तो ये चलता है ना, तो इसी को रेंगना बोलते हैं, इसके चलने गति को। इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं। चलिए अगला देखते हैं। नीचे दिया गया है कौन सा कथन सही है, इसमें से मैं कथन सही पता करना है। एक बात बताने, अगर आप सीटेट के सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो विश्वास मानिए, आप कहीं पे अगर हाई स्कूल का कोई बच्चा मिल रहा है तो उसे आप कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दें, ये सारा कुछ वहीं से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हृदय के बारे में थोड़ी सी और जानकारी बता दें। हृदय में 4 बेस में होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है। ऊपर के भाग को 2 अलिंद होते हैं, नीचे के भाग ये निलय होते हैं। जो निलय होता है, इसका जो हमारा बायां निलय होता है, बाएं निलय, उसकी दीवारें मोटी होती हैं, दाएं निलय की दीवारें पतली होती हैं। नीचे ये 2 निलय होते हैं, ऊपर अलिंद होते हैं। सबसे पहले शरीर में जो भी शरीर की कोशिकाओं से, मतलब सिराओं से जो ब्लड आता है वो आता है यहाँ से हमारे दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में आता है, दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाता है। दाएं निलय ये प्रेशर मारता है लंग्स के लिए, लंग्स में ये जाता है पूरा अशुद्ध रक्त, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। वहाँ से
जो फुफ्फुसिराएँ मतलब ये, हाँ, लंग्स में जाता है। लंग्स में क्या होता है, वहाँ से ये जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है वो रिचार्ज हो जाता है। किससे रिचार्ज हो जाता है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड से, मतलब ऑक्सीजन से। तो ये शुद्ध रक्त वो आता है पल्मोनरी धमनी, सॉरी पल्मोनरी सिरा के द्वारा। वो बाएं अलिंद में आता है, फिर बाएं अलिंद से बाएं नीले में जाता है, और बाएं नीला बहुत तगड़ा प्रेशर मारता है। ये बाएं नीला है हमारा, बाएं नीला बहुत तगड़ा प्रेशर मारता है और पूरे शरीर में इससे ब्लड चला जाता है। तो ये आप जान, मतलब काफ़ी कुछ है यहाँ पे जानने के लिए। अगर आप बताएं तो मैं इसका एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, बहुत आनंद आएगा। मैं इन चीज़ों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है काफ़ी दिनों से है हाई स्कूल्स की मैथ साइंस का। तो इस वजह से मैं ये मुझे हमेशा ही पढ़ाने पड़ते हैं। मतलब अगर हम सही बताएं तो हमें ये हर महीने कम से कम 2 से 3 बार पढ़ाने पड़ते हैं ये चीज़ें। तो हम समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसने कहा कौन सा सही नहीं है। ठीक है, धमनियों में भित्तियाँ प्रत्यस्त होती हैं। ठीक है, दूसरा है सभी धमनियों में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त बहता है। तो भाई देखो, धमनियों में होता तो है ऑक्सीजन वाला, लेकिन एक अपवाद है, कौन सी? पल्मोनरी धमनी। ठीक है, तो उसमें अशुद्ध बहता है। तो ये इसी वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा दूसरा वाला गलत हो जाएगा, और इसमें नहीं पूछा इसलिए सही हो जाएगा। ठीक है, सभी धमनियाँ शुद्ध ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं। तो सभी धमनियाँ हृदय से अन्य भागों में ऑक्सीजन को ले जाती हैं। ठीक है, सभी धमनियाँ ले तो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे सभी नहीं लिखना चाहिए था, धमनियाँ लिखना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सभी धमनियाँ से थोड़ा ये हो जाएगा कि एक पल्मोनरी धमनी होती है, उसका कार्य थोड़ा अलग पड़ जाता है। ठीक है, धमनियों में की भित्तियाँ मोटी होती हैं। देखो, धमनियाँ होती हैं और जो हृदय से ब्लड पंप होता है तो प्रेशर के साथ में जाता है, तो उसके लिए जो धमनियों की दीवारें होती हैं वो मोटी पाई जाती हैं, मतलब सिराओं से मोटी होती हैं। जो आप ऊपर ये शरीर में देखते हैं ना, ये नसें जो हरी हरी दिखाई पड़ती हैं, ये होती हैं सिराएँ, इसीलिए हरी होती हैं। इन अगर ये कट भी लग जाता है ना इन पे, तो ब्लड बहुत धीमे निकलता है। और आपकी धमनी अगर कट जाए ना तो आपका ब्लड इतनी तेज़ी से निकलेगा कि आपको उसे रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और मौत होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है, लेकिन सिराओं में ऐसा नहीं होता है, इसलिए धमनियों को नीचे साइड में होती हैं, वो ज़्यादा सुरक्षित रहती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से मतलब इन्हें मिलान करना है। तो भाई बताओ कुछ। ये तो भाई थोड़ा आसान है, बता रहा हूँ। पूरा पेपर आपको जो भी मिलता है वो हाई स्कूल का मिलता है। ठीक है, तो ये सब हाई स्कूल में है। चलिए, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं कौन सा होगा? देखो, इसका आसान, बहुत आसान होता है। आपको अगर सारे नहीं पता है, अगर एक या दो भी पता है, तब भी आप आंसर आसानी से लगा सकते हैं। जैसे अगर हम कहें एस्टिक अम्ल, तो अगर नहीं पता है तो छोड़ दो। वैसे एस्टिक अम्ल काय में पाया जाता है? सिरका में। तो पहले का चौथा होगा। आप देखो यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, पहले का चौथा कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। अगर ये नहीं पता, कोई भी एक पता है। अगर हम बात करें लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। ठीक है, तो बी का दूसरा नहीं कुछ पता, तो बी का दूसरा देखो, सिर्फ इसी में तो है, तो ये सही हो जाएगा। काफ़ी आसान होता है। थोड़ी सी पहले एक बार इसमें देख लो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो, जो एस्टिक अम्ल होता है वो पाया जाता है हमारा सिरका में, और एस्टिक अम्ल हो जाएगा सिरका में। उसके हमने लैक्टिक अम्ल की बात करें तो लैक्टिक पाया जाता है दही में। और क्या ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है पालक में। ठीक है, पालक में। और बचा हुआ एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू मौसमी, इन सारी चीज़ों में पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको ज़्यादा जानकारी मिली होगी। अगर थोड़ा बहुत भी लगता है कि मैं कुछ भी बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो एक काम कर सकते हो भाई, मेरे वीडियो को लाइक कर दो, सिर्फ लाइक कर दो। सब्सक्राइब करने की मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उतना अच्छा नहीं दे पा रहा हूँ जितना अच्छा और चैनल आपको दे सकते हैं। तो वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो ना, तो लाइक करो। ठीक है, अगला चलते हैं। तो भाई फिर से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो हाई स्कूल 1 घंटे का आप समय निकाल के आप किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं। उसका भी भला होगा, आपका भी भला होगा, मतलब आपका ज़्यादा भला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधी बात तो ये है कि हमें यहाँ पे आंसर ऐसे ही समझ में आ गया क्या होगा। चलिए देखते हैं फिर भी। ये हाई स्कूल का है, अम्ल क्षार वाले चैप्टर से। ठीक है, एक्स एक रसायन है जो हमारी आमाशय में उपस्थित होता है। ठीक है, HCl की बात कर रहा है। भोजन के पाचन के लिए आवश्यक होता है। जब एक्स अधिक मात्रा में स्रावित होने लगता है तो एसिडिटी बनने लगती है। ठीक है, और एक बाई रसायन है जिसका उपयोग इस परिस्थिति के उपचार के लिए किया जाता है। जब एसिडिटी बनने लगती तो बाई एक होगा, तो भाई ये होगा मिल्क ऑफ मैक्सिया, है ना।
ऑप्शन देखते हैं वहाँ से हमें। मैग्नीशिया, हाँ ऑप्शन ठीक। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, एक्स है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाई है एक्स ऑफ मैग्नीशिया। क्योंकि जब एसिडिटी बनती है ना तो हम क्षार का प्रयोग करते हैं, ये क्षारक का काम करता है। ये सील होता है अम्ल, अम्ल मतलब जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्ल बोलते हैं। मतलब वो तेजाब, जो तेजाब जिनके अंदर तेजाब की तरह गुण पाए जाते हैं उन्हें अम्ल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो एक्स हो जाएगा। और मिल्क और मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं जब किसी को एसिडिटी होने लगती है। ठीक है, देखो जब भी आपको मिर्च लगती है ना तो वो एक तरह का मुंह में जो होता है वो हमें अम्लीय पदार्थ आता है। तो अगर आपको कभी कोई चीज़ खा रहे हैं, आपको बहुत तेज़ी से मिर्च लगने लगी है, तो आप सीधे जाके दूध पी लें, क्योंकि दूध जो होता है वो आपकी एसिडिक गुण को तुरंत समाप्त कर देता है, ये क्षारीयपन रिएक्शन कर जाता है। तो ध्यान रखनी है। अगर आपके पास एकदम दूध नहीं है तो हो सके तो ब्रेड खा लें, ब्रेड भी इसी तरह का कार्य करता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्पीड अगर ज़्यादा है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है? तो भाई नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी बैक्टीरिया का उपयोग होता है। ठीक है, दही में तो भैया तुम्हें पता ही है कौन सा होता है, कोई कमेंट करके बता दोगे? दही में कौन सा बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? चलिए अच्छा, दही में हम बता देते हैं। दही में जो होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, उसके बाद में बात करें डबल रोटी, तो डबल रोटी में भाई इसमें क्या किया जाता है? नहीं, इसमें नहीं होता। इसमें होता है किण्वन तो है, लेकिन ये हमें इसमें बैक्टीरिया प्रयोग नहीं करते हैं। क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं तुम्हें। ठीक है, तो ये देखिए, देखो समझ, 1 मिनट आ रहा हूँ। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन कर रहा था मैं? हाँ, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है? तो बता दें कि डबल रोटी में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है, इसमें किण्वन कराया जाता है, बाकी 3 में बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने एक बता दिया था कि दही में कौन सा बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, बाकी आप 2 में बताएंगी, गन्ने के रस में और हाँ हाँ नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन से बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। चलिए, आप तो नहीं बताएंगे लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में होता है हमारा राइजोबियम का। ठीक है, इसमें होता है राइजोबियम का, और भी 2-3 होते हैं, मुख्य जो होता है वो मैं बता रहा हूँ। और दही में मैंने बता दिया था लैक्टिक अम्ल। गन्ने के रस का आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न से भिन्न है? चलिए, कौन सा अन्न से भिन्न है? देखो, संरक्षण मतलब बचाना, वनोन्मूलन, वनोन्मूलन की परिभाषा बताएं कि तो क्या होता है कि हम वनों को काट कर उसके उसमें क्या करते हैं, आवास बना लें या कृषि करने लगें, उसके लकड़ियों का उपयोग ईंधन के रूप में करें। तो उस टाइम पे क्या होता है, हम पेड़ों को काटते हैं तो वो हमारा वनोन्मूलन में आ जाता है। तीसरा है स्थिरीकरण, वो मरुस्थलीकरण। तो भाई जहाँ पे पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती है और वनोन्मूलन भी इसका भी होता है, तो वहाँ पे जिस जगह बंजर हो जाती है उसे बोलते हैं मरुस्थलीकरण। अपरदन की बात करें तो भाई मिट्टी एक स्थान से उड़ के ऊपरी सतह उड़ के कहीं दूसरी जगह चली जाए तो उसे बोलते हैं अपरदन। लेकिन संरक्षण थोड़ा अपना इन तीनों से भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शायद इसके बारे में आपको पता होगा ना। चलिए अगला देखते हैं। लाइक कर देना, फिर बोल रहा हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत आसान क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन पूरा 100% हाई स्कूल की बुक से छापा गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो क्रिस्टीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है? नहीं भैया, क्रिस्टीकरण रासायनिक नहीं है। पाचन एक रासायनिक है? बिल्कुल भाई, खाना खाते हैं तो वहाँ पे बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, बहुत सी गैसें भी निकलती हैं, हमारे पेट में गैसें भी बनती हैं और नए नए पदार्थों का निर्माण होता है। प्रकाश संसरण में कुछ नए उत्पाद बनते हैं। श्वसन में भी एक रासायनिक ही है। देखो, हम सांस लेते हैं, हमारी जो अंदर गैस जाती है वो गैस से हमारी ऑक्सीजन शरीर निकाल लेता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जब हम सांस छोड़ते हैं उस टाइम पे भी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की। कुछ लोगों को ये लगता है कि हम जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन जाती है और जब हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आती है। नहीं भाई, जब हम सांस लेते हैं तो उस गैस में भी ऑक्सीजन की मात्रा ही ज़्यादा होती है, और जब हम सांस को छोड़ते हैं उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा ही ज़्यादा होती है। तो ये कुछ अलग सा फैक्ट लगाओ, तो ये 3 नीचे वाले तो आपके सही हैं।
ऊपर वाला गलत है, ये रासायनिक नहीं है। क्रिस्टलीकरण एक तरह की भौतिक अभिक्रिया मान सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा लॉजिकल है, अपना दिमाग लगा के आप कर सकते हैं। 73, इसका आंसर, चलिए एक दो आंसर आप भी बताइए, कुछ ज़्यादा है नहीं, मैं थोड़ा अगर अपना ब्रेन का यूज करूँ तो आसानी से बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है। 74, मछली गिल का कार्य क्या होता है? चलिए, जल में अवशिष्टों का उसकी को उत्सर्जित करना, नहीं। अगला है वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना, हाँ, वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना, मतलब अपने लोगों में जैसे लंग्स पाए जाते हैं वैसे मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं, तो ये सही होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये गलत है, ठीक है। क्यों, उसका बताते हैं, ये इसे एक्सप्लेन करेंगे काफ़ी अच्छे से। जल में उपस्थित पोषक तत्वों का अवशोषण, ये भी गलत है। उसके बाद जल में उपस्थित विलेय घुलनशील, मतलब विलेय को ऑक्सीकृत करना, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब देखो, इसमें थोड़ा सा लॉजिक वाला सवाल है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मछलियाँ होती हैं ना, जैसे अपने लोग सांस लेते हैं हवा में, तो हमारे अंदर नाक से वायु जाती है, हमारे लंग्स क्या करते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन को, मतलब सेल्स जो होते हैं बॉडी में, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी गैस को बाहर छोड़ते हैं। लेकिन तो मैंने पिछले बताया था, उससे वो अलग चीज़ है ना, उससे थोड़ा अलग समझना, ठीक है। वैसे ही मछलियाँ क्या, मछलियाँ जल में रहती हैं, अपने लोग वायु में रहते हैं, तो मछलियाँ क्या करती हैं, जल को ही अपने अंदर लेती हैं, उस जल से वो निकाल देती हैं वायु में ऑक्सीजन को, और उससे सांस लेते हैं। तो गिल्स का काम होता है जल से ऑक्सीजन को बाहर निकालना, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए, यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किस कारक का उपयोग किया जा सकता है? भाई ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। उसमें क्या है, हम कागज़ की पट्टी बनाएंगे और तार का यूज कर लेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नहीं, देखो ये नहीं होगा। लकड़ी भी चालक नहीं होती, रबड़ भी उसमें का वो विद्युत का चालक नहीं होती, कागज की पट्टी भी नहीं होती, लेकिन ब्लेड होता है उसमें, वो उसमें भी चालक होता है और विद्युत का भी चालक होता है। कहीं खुला तार दिखाई पड़े, उस पर ब्लेड लेके अगर तुम उसे पकड़ टच करोगे ना, तो तुम्हें झटका लगेगा और तुम डांस करोगे। लेकिन अगर लकड़ी है या कागज़ की टुकड़ा है, इससे कुछ नहीं होगा, इससे आप तार को छू सकते हो, लेकिन ब्लेड से के साथ में अगर आपने तार को छुआ ना, तो आप समझ जाओ। चलिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार है। मंजुला समतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब का ये प्रेक्षण कर रही है, उसका दर्पण से दूरी जो है 5 मीटर की है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी दूरी दर्पण में बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? कितने लोग इसको आंसर बता सकते हैं? कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं? मतलब ये समझ लो कि ये एक दर्पण है, यहाँ पे वो खड़ी हैं, ठीक है, कंगा शीशा लिए हुए, ठीक है। तो यहाँ से इनकी जो दूरी है वो 5 थी पहले, उसके बाद वो 1 चल के आ गई, अब इनके बीच की दूरी 4 रह गई है, ठीक है, शीशा की और इन मोहतरमा की। तो अब ये पूछा जा रहा है कि दर्पण में बने प्रतिबिंब की, मतलब इन आंटी जी की और ये जो इनका प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण में, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो आंसर इसका 4 होना चाहिए, है ना। लेकिन 4 नहीं होगा, इसका होगा आंसर 8, क्योंकि वो कह रहा है प्रतिबिंब की दूरी और उस महिला की दूरी। मतलब देखो, जो मिरर है उससे 4 मीटर की दूरी पर महिला खड़ी हुई है और मिरर के अंदर 4 मीटर की दूरी पर उनका प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब और महिला के बीच की दूरी टोटल 8 होगी। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? ना समझ में आई तो कमेंट करना, फिर मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा अच्छा सवाल है ये वाला, ये तो तुम लोग नहीं, तुम लोग तो कर सकते हो। हाँ, मैंने जो पिछले पेपर कराए हैं, तो उसमें एक बात बताइए कि जब भी आप सीटेट का एग्ज़ाम सॉल्व करें, तो उसमें जो सीडीपी होती है ना, तो उसमें हमेशा जब भी सवाल लगाओ तो बच्चे को तुम भगवान मान के चलो। क्या भगवान मानना है? जैसे भगवान के साथ में बिहेवियर करते हो ना, वैसे ही बच्चों के साथ अगर तुम उस हिसाब से अगर तुम आंसर दोगे ना, तो तुम्हारे सारे आंसर सही होंगे। ये बहुत अच्छी लॉजिक है, इसका अगर आप यूज करते हैं तो आप बहुत से सही आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बच्चों को क्या मानना है? भगवान। जैसे बच्चों को कभी मार नहीं सकते, बच्चे कभी गलत नहीं होते हैं, कुछ भी हो बच्चे हमेशा सही हैं। बच्चे मतलब बच्चे बच्चे हैं, बच्चों को ज़्यादा होमवर्क नहीं दे सकते, बच्चों की तुलना नहीं कर सकते, है ना। तो ये मतलब वो हमने एक लॉजिक बताया, तो आप चाहो तो पुराने वीडियो देख सकते हो। कुछ खास नहीं पढ़ा पाता हूँ मैं, ऐसे ही कोशिश करता हूँ, ऐसे ही जो कुछ टेढ़ा मेढ़ा पढ़ा देता हूँ। चलिए, तो कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करती है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है,
इसका अपवर्तनांक 0.3 तथा आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज होगी। ठीक है, तो अभी पहली बात तो ये है, आवृत्ति और अपवर्तनांक के फार्मूले पता है आप लोगों को। आवृत्ति बराबर होती है, अगर यहाँ पे लगाएंगे तो कुल दोलनों की संख्या बटे कुल समय। तो आवृत्ति अगर हमें निकालनी है, ये जो आवृत्ति तीनों में पूछी गई आवृत्ति निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, कुल दोलनों की संख्या मतलब 30 हो गई है ना कुल दोलन, और समय कितना है 3 सेकेंड। ठीक है, 3 से हम काटेंगे तो ये हमारा 10 आएगा। क्या, आवृत्ति 10 आएगी। तो आवृत्ति एक ही ऑप्शन में 10 है, कौन सा, तीसरे वाले ऑप्शन में। तीसरे वाले ऑप्शन में आवृत्ति 10 है। लेकिन अब बात हो रही है आवर्तकाल की, तो आवर्तकाल तो अभी पता ही नहीं है ना, आवर्तकाल भी निकालना पड़ेगा। तो आवर्तकाल मतलब होता है, आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति, 1/आवृत्ति। अब आवृत्ति हमारी 10 आई थी तो 1/10 हो जाएगा। 1/10 की वैल्यू होगी, यहाँ से मतलब जीरो हटेगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो 0.1। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। तो मैंने दोनों चीज़ें आपको निकाल के बता दी। अब अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, 1/आवृत्ति, और आवृत्ति होता है कुल दोलन बटे कुल समय। चलिए, बहुत तेज तेज बोल रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ। चलिए, निम्नलिखित में से गलत को चुनिए। वाह वाह वाह, ये तो हमारा समाज है, गलत बहुत जल्दी चुन लेता है, तो तुम भी समझ सकते हो। आंसर बताओ इसका। 78, बताओ भाई। किसी तरह में गति करते करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। देखो, एक नाव है, उसे अगर आप देखेंगे, वो अगर गति कर रही होगी तो उस हिसाब से करेगी। ठीक है, और अगर तुम नाव को क्या करो, उसकी फ्रंट में क्या करो, एक सीधी पट्टा लगा दो लकड़ी का, तो देखना वो आगे ही नहीं बढ़ेगी, है ना। दूसरा है, वाल्व वायरिंग का उपयोग मशीनों के भागों के बीच में घर्षण वृद्धि करने के लिए किया जाता है। घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। ना 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 ना, ये वाला हमारा गलत है, और इसमें पूछा है, गलत ही पूछा गया है ना। देखो, शायद तुम लोग देसी भाषा में उसे क्या बोलते हो, गिर्री बोलते हो, गिर्री। वो कुछ इस तरह की होती है और ऐसे होती है, इसके बीच में यहाँ पे छर्रे पड़े होते हैं। याद आया कुछ, बचपन में क्या थे, इसके बीच में उंगली फंसा लेते थे और इसे घुमाया करते थे, बहुत तेज घूमती है ना। तो वो उसका बता रहा है कि इसका उपयोग होता है, बाल वायरिंग का उपयोग, उसे वायरिंग ही बोलते हैं। कहते हैं कि इसकी वायरिंग खराब हो गई साइकिल या बाइक में, या कहीं पे कहते हैं वायरिंग खराब हुई, तो वही तो वायरिंग होती है। पंखे में वायरिंग खराब हो जाती है तो आवाज़ आने लगती है बहुत अच्छी वाली। ठीक है, तो वायरिंग का उपयोग घर्षण के भाग मतलब मशीन के भागों के बीच में घर्षण की वृद्धि करने के लिए है, नहीं भाई, वो कम करने के लिए किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा, और वो गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लेकिन जो 2 और ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इन्हें भी देख लो, इनसे आपके काम की चीज़ें निकल सकती हैं, क्योंकि ये दोनों सही ऑप्शन है। तो भाई, जो नॉलेज जितनी मिल सके उतनी ले लो। ठीक है, क्या है, पृथ्वी पर संपर्क में रखे 2 पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, रखे हुए। लेकिन एक ट्रेन चलती है, वो क्या मैग्नेट पे काम करती है, तो वहाँ पे घर्षण शून्य हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो रखी नहीं, वो उठी हुई है। ठीक है, लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। ये भी ध्यान रखना, ये पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसके लिए आपको कुछ ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। पहले तो बात आयरन, ओहो भाग क्यों रहे हो बेटा, लिखा हुआ है आयरन जिंक सल्फेट विलेन को जिंक से विस्थापित कर सकता है। हाई स्कूल में विस्थापन रिएक्शन है, द्विविस्थापन रिएक्शन है, तो यहाँ पे विस्थापन रिएक्शन जो होती है उसका रीजन पूछा जा रहा है। जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन को विस्थापित कर सकती है, कॉपर आयरन सल्फेट के विलयन को विस्थापित कर सकता है। तो पूछा है कि ऐसा कर सकता है, मतलब कौन सा कथन सत्य है ना, कौन कौन से सत्य हैं। तो हमें यहाँ पे देखना होगा, आयरन, देखो सक्रियता यहाँ पे देखनी पड़ेगी, कौन ज़्यादा सक्रिय है। अगर हम जिंक सल्फेट की बात करें, आयरन और जिंक सल्फेट, आयरन और जिंक सल्फेट, तो जिंक, आयरन, जिंक सल्फेट विलयन से आयरन। ठीक है, देखो जिंक ज़्यादा सक्रिय होता है ना,
जिंक ज़्यादा सक्रिय होता है आयरन से, तो भाई जिंक को तो नहीं विस्थापित कर पाएगा, तो पहला तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको वो भी बता दूंगा सक्रियता होती क्या है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है जिंक, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन को से कॉपर को विस्थापित कर देगी, कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर, हाँ ये सही होगा, क्योंकि जिंक होती है वो कॉपर से ज़्यादा सक्रियता श्रेणी, मतलब उसकी सक्रियता की श्रेणी ज़्यादा होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। मतलब कौन सा सत्य, हाँ तो बी सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन नहीं, ये भी भैया गलत बता रहा, तो खाली बी सही है। बी किस में है हमारा, ऑप्शन नंबर तीन, ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा। चलिए वो हम आपको बता दें सक्रियता श्रेणी क्या होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है पहचानिए। प्रयोगशाला में थर्मामीटर का उपयोग डॉक्टर परिसर थर्मामीटर से अधिक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला प्रयोगशाला में थर्मामीटर का परिसर, बिल्कुल सही बात है। देखो प्रयोगशाला में जो परिसर होता है वो जो उसका परास होता है वो होता है -10 से, -10 से मतलब क्या परास बता रहे हैं, जैसे -10 से और 110, इसके बीच के डिग्री सेंटीग्रेड की बात करता हूँ, इसके बीच के टेम्परेचर को माप सकता है कौन सा, जो प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है। लेकिन जो डॉक्टर वाला होता है वो बहुत कम माप सकता है, वो कितना 35 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक को ही माप सकता है। बात समझ में आ रही है, इसका परास बहुत कम होता है। अगर हम क्या करें, नहीं हम तो कह नहीं, हम तो भैया खौलता हुआ दूध को नापेंगे किससे, डॉक्टर वाले से। डॉक्टर वाले थर्मामीटर को अगर तुमने खौलते हुए दूध में डाल दिया ना, तो उसके नीचे होता है पारा, पारा ही तो फैलता है, उसी तो पता चलता है कि हाँ टेम्परेचर कितना है, जितना फैल रहा है, तो भाई वो फट जाएगा। ध्यान रखना, और विश्वास ना हो रहा मेरी बात पे तो जाना डॉक्टर के पास, उनसे कहना थर्मामीटर देना अपना। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला मत ले आना, ये वाला तो भैया बहुत खतरनाक चीज़ है, ये तो सब नाप डालता है। ठीक है, तो वो वाला जो बात हो रही है यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन नंबर सही पहला ही हो जाएगा और देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जो ये दूसरा वाला कर है प्रयोग, मतलब चौथा वाला प्रयोगशाला थर्मामीटर का परास 35 से 42 होता है, तो भाई 35 से 42, हाँ कंफ्यूज हो गया हूँ। सही है, बिल्कुल मैं सही बोल रहा था, ये वाला डॉक्टर वाला है, जो डॉक्टर उपयोग करते हैं ना, ये प्रयोगशाला। ठीक है, मैंने तो पहले यही तो बताया था, कुछ गलत बता दिया था क्या, यही मैंने बताया होगा पहले भी, है ना। तो ये वाला, ये तो इन्होंने प्रयोगशाला लिखा ना, यहाँ डॉक्टर थर्मामीटर लिखा था, तो ये वाला ऑप्शन सही होता है। ठीक है, और ये कमरे के ताप में थर्मामीटर, कमरे के ताप पैसा, मैंने जो बता दिया उसे देखो, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। अब आ गई कैलोरी मान या ऊष्मीय मान। ठीक है, तो इसमें कह कौन सा गलत कथन है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखो कि जो एलपीजी और सीएनजी होता है ना, इनका कैलोरी मान बहुत अधिक होता है। ठीक है, मतलब पेट्रोल डीजल से ज़्यादा, तभी तो देखा होगा जो सीएनजी वाली गाड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा एवरेज देती हैं, है ना, क्योंकि वो ज़्यादा ऊष्मा छोड़ती हैं। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी की आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलिए, पहला क्वेश्चन है सीएनजी का कैलोरी मान डीजल के कैलोरी मान से अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है, सीएनजी का मैंने पहले ही बताया, सीएनजी का कैलोरी मान डीजल से भी अधिक होता है, कोयले से भी अधिक होता है, लकड़ी से भी अधिक होता है। ठीक है, कैरोसिन से तो अधिक होता ही है, तो पहला तो सही है ही। कैरोसिन का कैलोरी मान कोयले के कैलोरी मान से अधिक होता है। कैरोसिन का कैलोरी मान कोयले के कैलोरी मान से अधिक होता है, कैरोसिन का कोयले से, हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है। अभी हम वो भी बताएंगे कितना कितना होता है, परेशान बिल्कुल मत हो। अगला है कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक होता है। हाँ, कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक होता है। बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक होता है, तो ये वाला गलत है। देखो, जो बायोगैस का कैलोरी मान होता है वो होता है 35,000 से 40,000 के बीच में। ठीक है, 35,000 से 40,000 के बीच में होता है किसका, बायोगैस का, है ना। और एलपीजी का जो होता है वो होता है 50,000, 50,000। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ गई। कितना बायोगैस का होता है? बायोगैस का होता है 35 से 40 हज़ार किलो जूल। और एलपीजी का होता है, एलपीजी का होता है 50,000 किलो जूल। ये चीज़ें हैं, बिल्कुल फैक्ट है, इसमें ये मत डाउट मत करना कि नहीं गलत बता रहे होंगे। चलिए ये जो ऊपर दिए गए सीएनजी, सीएनजी का जो कैलोरी मान होता है वो भी 50,000 होता है, ठीक है, 50,000 होता है। और अगर डीजल की बात करें तो डीजल का तो बहुत कम होता है, 45 होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे कैरोसिन, तो कैरोसिन का होता है हमारा 45,000, इसका भी होता है। और क्या, कोयला, कोयले का कम होता है, कोयले का 25,000 होता है, ठीक है, कैलोरी मान। चलिए, कोई बस कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट में, मतलब 12 मिनट चलती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। उसके बाद अगले 18 मिनट चलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इस समय अवधि में कुल कितनी दूरी तय की गई? मतलब 12 और 18 कितने होते हैं? 30 मिनट में कितनी दूरी चली है, तो ये निकालना है। तो ये निकालना काफ़ी आसान है। देखो, पहले ये 12 मिनट चली थी ना, तो हम क्या करेंगे, स्पीड थी 50 किलोमीटर घंटा, तो हम करेंगे 50 गुणे 12/60, 12/60, ठीक है। तो 12 से कट गया 5 बार में, तो 5.50। तो पहले तो ये 10 किलोमीटर चली थी, पहले 10 किलोमीटर चली थी कितने, 11 मिनट में, 11 मिनट में 10 किलोमीटर, ये लिख लेते हैं इधर। ये थोड़ा सपोर्ट करो तो ये एक अच्छा सा पैड ले लें, उससे आराम से पढ़ाया करेंगे। लेकिन तुम लोग तो वीडियो लाइक तक नहीं करते, लाइक ही करो, सब्सक्राइब ना करो। लगे तो हाँ कुछ अच्छा पढ़ा रहे तो कुछ इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा बोला 18 मिनट में, तो फिर से वही करेंगे, 40 गुणे 18/60, 40 गुणे 18/60 करेंगे तो ये कट जाएगा 0 से 0, 6 से 18, ठीक है। 3 बार में 3 चौक 12, तो 12 11 कितने होते हैं? 12 11 कितने होते हैं? 23 होते हैं ना? 12 11 ही आया था, सॉरी ऊपर 10 आया था ना, ऊपर वाला 10 था। 12 और 10, तो आंसर हमारा 22 हो जाएगा भाई। देखो सही बोल रहा हूँ। ऊपर मैंने क्या किया था, 50 गुणे 12/60 किया था ना, 50 गुणे 12/60 किया था, ठीक है। तो 12×5 = 60 और 5.50, तो 10 आया था ऊपर वाला, नीचे वाला आया 12, तो 12 10 22 आंसर क्वेश्चन वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ये यहाँ कहाँ से आ गया दुष्ट साइंस में। चलिए, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। गलती पहचानो भाई। 83, सभी आवर्ती गतियाँ वृत्ताकार गतियाँ होती हैं, ऐसा किसने कह दिया तुमसे? सीटेट वालों, गलत को पहचानना था तो पहला ही वाला गलत हो गया, ठीक है। सभी आवर्ती गतियाँ वृत्ताकार गतियाँ नहीं होती हैं। अगर हम बात करें लोलक जो होता है वो भी तो आवर्त गति करता है, परंतु उसे हम वृत्ताकार तो कहेंगे। लोलक देखा है, लोलक, हाँ वो भी आवर्ती गति करता है, लेकिन अगर हम कहें कि वो वृत्ताकार गति है तो वृत्ताकार गति नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। लेकिन उससे बड़ी बात, यहाँ से हमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये तो चलो गलत हो गया, बाकी जो ऑप्शन है इनको पढ़ लो, ये सीख लो। पृथ्वी अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति, मतलब पृथ्वी जो अपनी अक्ष पर घूमती है उसे आवर्ती गति कहते हैं, ये बात याद कर लो। प्रकाश की चाल सरल रेखीय गति में होती है, हमेशा ध्यान रखो, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में घटेगा, चलेगा। सितार के कृत्रिम तार को की गति दोलन गति है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट और रख लो। जितनी नॉलेज मिल चुके नहीं, मतलब मिल सके, पूरी इकट्ठी करते जाओ, ठीक है। इसमें क्या है, सत्य पहचानना है ना। देखो, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के लिए कथन सत्य पहचानना है। समतल भाई जिसमें तुम अपनी शक्ल देखते हैं तो दिन भर कि नहीं हम बहुत भोले हैं, बहुत अच्छे हैं, तो उसकी बात कर रहा है। तो इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। कहीं देखा तुम ऐसे देखने गए हो, तुम्हारा मुंह नीचे दिख रहा हो, पैरें ऊपर ऊपर दिख रहा है, ऐसा तो होता नहीं। जब मॉल में जाते हो ना, याद है ना, पूरा तुम सौदा कम खरीदते हो, देखते हो मुँह अपना ज़्यादा, तो उसमें हमेशा सीधे ही दिखाई पड़ते हो। प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है, आभासी होता है। दूसरा गलत हो गया, ठीक है। उसके तीसरा, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है। तो पार्श्व परिवर्तन के बारे में जानते हो क्या होता है? मतलब तुम्हारा लेफ्ट उसमें राइट दिखाई पड़ता है, राइट तुम्हारा लेफ्ट दिखाई पड़ता है ना। अरे भाई, अगर एक किताब लेके खड़े हो जाओ ना उसके सामने, तो तुम पढ़ नहीं पाओगे शीशे में। इसका मतलब है, ये बात में मत कहना नहीं हमारा तो लेफ्ट लेफ्ट ही दिखाई पड़ता है, राइट राइट ही दिखाई पड़ता है। समझ में आई बात? नहीं, जो हम
जो मैंने बताया उसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक, तो ये तीन, पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा गलत है। तो मतलब बी जिसमें नहीं है, बी इसमें भी है, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और हाँ, एक क्वेश्चन और आता है क्या, कि अगर मैं समतल दर्पण में अपने किसी वस्तु को पूरा देखना है तो हमें कितने लंबाई के समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो याद रखो, जब भी एक समतल दर्पण में अगर किसी प्रतिबिंब को पूरा देखना है तो उसकी आधी लंबाई के बराबर दर्पण की लंबाई होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, थक नहीं चुके, मतलब मेरा मुंह सूख रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन पानी नहीं पीने जाएंगे। ठीक है, 85, सवाल नंबर 85 देखते हैं, जल्दी ख़त्म होने वाला होगा। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है, तो हमें नहीं देखना है। ठीक है, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, बिल्कुल भैया है। विज्ञान सीखने का अंत विषय क्षेत्र है, बिल्कुल है। विज्ञान हमेशा स्थायी है, स्थायी भी है। विज्ञान संदेहवाद को, हो क्या बात कर रहे हैं, पागल आगल हो गए हो क्या? हम लोग पढ़ रहे हैं तुम ऐसी बातें करोगे हैं? ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा गलत हो जाएगा, मतलब इसका सही होगा। राष्ट्रीय पात्रता 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। देखो, यहाँ पे बच्चे भगवान मान लो। ठीक है, कक्षा एवं कक्षा का स्किप नहीं, विज्ञान शिक्षा के प्रति निष्ठ नहीं, बच्चों के प्रति निष्ठ, हाँ भैया बच्चों के लिए निष्ठ है, विद्यालय वातावरण के प्रति ना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, 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 लाइक कर देना, एक बार फिर बोल रहा हूँ। अब लगता है 1-2 क्वेश्चन बच्चे हैं, हाँ 90 तक तो जाएंगे ना। ठीक है, एक अच्छी विज्ञान निम्नलिखित में से कौन से अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ है चर्चा में निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? तो इसका हो जाएगा प्रक्रियात्मक, संज्ञानात्मक, ऐतिहासिक, पर्यावरण संबंधी। ये तो हमें पता है कि ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो अपने आप ये सही हो जाएगा। डाउट तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता है। अनुकक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है, कभी गए हो घूमने के लिए बाहर? हाँ भाई, राजस्थान तुम तो गए होगे ना। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? यह बच्चों के मध्य अंतः क्रिया को प्रेरित करता है, घूमने ले जाओ, अगर घुमाने ले जाओ। ठीक करता होगा, हम देख लेते हैं। यह ठोस अनुभवों द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है। हाँ, ठोस अनुभव तो करा देता है, घूमने जाओ मतलब चीज़ों को तुम देखते हो, एकदम तुम उन चीज़ों को अनुभव कर लेते हो, है ना। ठीक है, यह बच्चों के अवलोकन कौशल को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। यह शिक्षक और कक्षा के एक लय तोड़ता तो ये भी है। ऑप्शन तो थोड़ा बहुत ये भी सही लग रहा है। सबसे अधिक उपयुक्त की बात हो रही है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। सबसे उपयुक्त में ये गलत हो जाएगा। ये बच्चों की अंतःक्रिया को प्रेरित करता है, कि मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है, लेकिन ये बाहर ले जाने के लिए अंतःक्रिया थोड़ी ना, बाहर घूमने ले जाए तब तो अंतःक्रिया वैसे भी प्रेरित कर सकता है ना। तो लेकिन यहाँ पे जो 2 ऑप्शन हैं, दूसरे और तीसरे, ये ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा के उद्देश्य नहीं होना चाहिए? उच्च शिक्षण के लिए विज्ञान का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकी परिभाषाओं पर बल देना, कभी बल तो देना ही नहीं है, तो ये परिभाषाओं पे ना, यही गलत हो गया। और इसने पूछा नहीं है, तो यही वाला तुम्हारा ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन नीचे वाले पढ़ लो, तुम्हारे नॉलेज के लिए काम आएंगे। बच्चों को
प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, पॉजिटिव आई है, ठीक है। जब भी ये दिखे पॉजिटिव में लगा। जीवन के प्रति झुकाव एवं सहानुभूति, सहभागिता के मूल्य का विकास करना, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना। उच्च प्राथमिक स्तर में विज्ञान शिक्षा के उद्देश्य, ये 3 याद कर लो, ठीक है, काम आएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या बच्चों को समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। अब मैं इसको बताऊंगा नहीं, ठीक है, अगर पता हो तो आंसर कर देना कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया तो कमेंट करना भाई, और थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो कमेंट करना। कमेंट करने से क्या होगा, मुझे लगे कि हाँ मैंने कुछ बेहतर किया है, तो उससे क्या होगा कि मैं और अगले वीडियो में बेहतर करने का प्रयास करूँगा। आप थोड़ा सा सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आप कर सकते हैं तो कर दें। वैसे वीडियो को लाइक करके जाओ, वीडियो को शेयर करने का बोलूँगा नहीं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना। ख्याल यार रखते ही होगे तुम लोग, ठीक है, 7 दिन बाहर निकलते नहीं होगे। चलो चलते हैं, बाय बाय बाय।